नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़े लोगों के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, कलाकारों के बारे में, अभिनेताओं के बारे में, निर्देशकों के बारे में, गीतकार, संगीतकार, पटकथा लेखक, तमाम लोगों के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा समाज से जुड़ी तमाम चीज़ों पर अपने तरीके से मनोरंजन के बहाने, मनोरंजन के माध्यम से अपने तरीके से वो लोगों को जागरूक करने की क्षमता रखता है। सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक अच्छी फ़िल्म आपको एक अच्छी किताब और एक अच्छे संगीत की तरह अच्छा नागरिक और एक संवेदनशील इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीरता से बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा में कॉमेडी के बारे में, कॉमेडी फ़िल्मों के बारे में, कॉमेडी की कला जो है वो किस तरह से हमें प्रभावित करती है, किस तरह से कॉमेडी के ज़रिए फ़िल्में न सिर्फ़ हमारा मनोरंजन करती हैं बल्कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल है हमारा, उसमें किस तरह से हस्तक्षेप करती हैं फ़िल्में, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने देखा है किस तरह से चार्ली चैपलिन जैसे महान अभिनेता ने अपनी कॉमेडी फ़िल्मों के ज़रिए, अपने हास्य अभिनय के ज़रिए दुनिया को बहुत गंभीर विचार पहुँचाए और हमारे देश में भी जिस तरह से फ़िल्में बनना शुरू हुई जब से, तब से न सिर्फ़ हास्य अभिनेताओं ने बल्कि उन नायकों ने भी जिनको हम फ़िल्म का मुख्य किरदार मानते हैं, जो हीरो जिनको हम कहते हैं, उन्होंने भी अपने-अपने ढंग से फ़िल्मों में कॉमेडी के ज़रिए हमें न सिर्फ़ हँसाया है बल्कि कुछ विचार भी पेश किए, चाहे वो राज कपूर हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हों, चाहे वो अशोक कुमार हों, अमोल पालेकर हों या जाने भी दो यारो जैसी कोई फ़िल्म हो जिसके ज़रिए कुंदन शाह ने समाज की जो एक राजनीतिक उस पर एक व्यंग कसा अपने तरीके से। इस तरह की तमाम फ़िल्में हैं जिन पर हम आज जिनमें हम देखते हैं कि हाँ, वो सिनेमा किस तरह से कॉमेडी के ज़रिए हमें प्रभावित करता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ बहुत ख़ास लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्मों के जाने-माने विशेषज्ञ, फ़िल्मों के विश्लेषक, बहुत गंभीर अध्येता प्रोफ़ेसर जबीर उमर फारूक साहब, जो कि वर्षों से सिनेमा का अध्ययन कर रहे हैं और सिनेमा के अध्ययन को हम तक पहुँचाते रहते हैं, अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से। मेरे साथ हैं अजय ब्रह्मात्मज, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, वर्षों से फ़िल्म समीक्षा का काम कर रहे हैं और अखबारों के लिए लगातार लिखते रहे हैं। कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं बहुत चर्चित, इरफ़ान पर लिखी उनकी किताब बहुत चर्चित है। मेरे साथ धनंजय कुमार जी हैं, जो कि फ़िल्म पटकथा लेखक हैं, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन नाम की संस्था से भी जुड़े हुए हैं और फ़िल्मों में गीतकार से लेकर के पटकथा लेखक, निर्देशन तमाम तरह की भूमिकाएँ निभाते रहे हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमने कॉमेडी फ़िल्मों के लेखक रूमी जाफ़री को भी आमंत्रित किया है। मुझे उम्मीद है कि वो जुड़ेंगे क्योंकि हमने उनको बाकायदा लिंक भेज करके आमंत्रित किया है, तो उम्मीद है कि वो जुड़ेंगे। फारूक साहब, मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। ये जो कॉमेडी की बात है, तो क्या अभी देखिए अभी क्या हुआ कि हाल ही में सतीश कौशिक जी का निधन हुआ। सतीश कौशिक जो कि एक बहुत समर्थ अभिनेता थे और बहुत चर्चित निर्देशक थे। निर्देशक के बजाय उनका अभिनेता वाला पक्ष जो है वो ज़्यादा लोगों को पता है और लोगों के सामने आया है। तो जाने भी दो यारो जैसी एक ब्लैक कॉमेडी से लेकर के उन्होंने तमाम जो मुख्य धारा की फ़िल्में हैं, साजन चले ससुराल हो या हीरो नंबर 1 हो या और तमाम इस तरह की तमाम सारी फ़िल्में हैं जो जिसमें उन्होंने दीवाना मस्ताना जैसी फ़िल्में, तमाम सारी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है। तो वो जो है वो उनको याद करते हुए जब मैं कॉमेडी की बात करता हूँ तो सतीश कौशिक का चेहरा इसलिए मेरी आँखों के आगे घूम रहा है क्योंकि उनका निधन अभी हाल की घटना है। लेकिन जो कॉमेडी का जॉनर जिसके बारे में हमने शुरू में कहा कि कैसे वो अपनी एक हास्य कहना चाहिए कि हास्य पटकथा के ज़रिए या हास्य की पृष्ठभूमि के ज़रिए किस तरह से लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, फारूक साहब। अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं अभिनेता सतीश कौशिक जिनका अभी देहावसान हुआ है, उनको उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। वो केवल एक हास्य कलाकार नहीं थे, वो पटकथा लेखक भी थे। जो पहली फ़िल्म उनकी चर्चित हुई, जाने भी दो यारो, उसका लेखन भी किया उन्होंने। संवाद लिखे थे उन्होंने, जी। हाँ, संवाद लिखे थे और इसी तरह से बाद में भी उन्होंने कुछ फ़िल्में लिखी, निर्देशन किया।
जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद कॉमेडी फ़िल्म कोई उन्होंने नहीं लिखी, बल्कि गंभीर फ़िल्में ही ज़्यादा लिखी। जैसे कागज़ फ़िल्म जो अभी अ, शायद उनकी अंतिम चर्चित फ़िल्म है और बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म है। उसमें है कॉमेडी के। दरअसल कॉमेडी पर बात करने से पहले 1-2 बातें मुझे लगता है कि हमें हमें उसे भी स्पष्ट करना चाहिए अपने दर्शकों के लिए। जब हम कॉमेडी कहते हैं, तब वास्तव में सिर्फ़ कॉमेडी नहीं होती। उसमें 2 तत्व मुख्य रूप से होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका मनोरंजन करना और दूसरा होता है कि समाज के अंदर, समाज की जो तस्वीर हमारे सामने, समाज का जो यथार्थ है, उसके अंदर जो अंतर्विरोध है, उन अंतर्विरोधों को सामने लाकर उसको व्यंग्य का निशाना बनाना। जैसे अगर हम साहित्य के संदर्भ में देखें, तो हरिशंकर परसाई जो है, वो कॉमिक राइटर नहीं थे, वो व्यंग्य लेखक थे। इसी तरह से फ़िल्मों में भी हास्य हास्य के रूप में भी आता है और व्यंग्य के रूप में भी आता है। जब हम जाने भी दो यारों की बात करते हैं, तो वो वास्तव में हास्य फ़िल्म नहीं है बल्कि व्यंग्य फ़िल्म है। और इस तरह से हास्य के रूप में भी कई फ़िल्में होती हैं जो काफ़ी हद तक हास्य फ़िल्म होती है, लेकिन उसमें भी कई बार बीच-बीच में व्यंग्य दिखाई देता है। जैसे मैं बहुत पुरानी एक फ़िल्म की चर्चा करूँ जो मुझे काफ़ी रुचिकर लगी, प्यार किए जा। आपको ध्यान होगा महमूद और शशि कपूर वगैरह की बड़ी मनोरंजक फ़िल्म थी। लेकिन उसमें भी बीच-बीच में व्यंग्य था कई तरह का और ये व्यंग्य के बिना दरअसल हास्य जो है, वो पूर्ण नहीं होता। आप थ्री इडियट में देखिए, थ्री इडियट में जो एक कैरेक्टर है, जिससे चिट्ठी पढ़वाई जाती है, वो एक तरह का व्यंग्य ही है। ठीक है? और इस तरह से मेरा अपना विचार है कि हास्य को जब व्यंग्य के साथ जोड़कर पेश किया जाता है, तो वो अधिक प्रभावी होता है और वो अ, कहना चाहिए कि ज़्यादा देर तक हमें ये हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में रहता है। दूसरी चीज़ है कि एक और जब हास्य एक तरह से जैसे एक शब्द चलता है पद ब्लैक कॉमेडी। दरअसल ब्लैक कॉमेडी जब हम कहते हैं तो वो ब्लैक का अर्थ है कि वो यथार्थ के किसी ऐसे पक्ष को उजागर करना जो कुछ हद तक त्रासद भी होता है, ठीक है? उसमें दरअसल अ, व्यंग्य की बजाय आयरनी, विडंबना रिफ्लेक्ट होती है, आयरनी रिफ्लेक्ट होती है। तो आप देखेंगे कि जब हम हास्य की बात करते हैं, तो उस समय केवल हमारा मन बहलाव करने वाली फ़िल्म की बात नहीं होती, उस फ़िल्म की बात भी होती है जिसका कि हमारे समय के यथार्थ से संबंध होता है और उस यथार्थ को व्यक्त करने के लिए वो जिन अंतर्विरोधों का सहारा लेता है, उसको कभी वो व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करता है, कभी विडंबना के रूप में प्रस्तुत करता है। आप ये विडंबना जो है, चार्ली चैपलिन की फ़िल्मों में देख सकते हैं। जब शायद मॉडर्न टाइम्स में जब वो जूते उबालकर अपना पेट भरने के लिए प्रयास करता है, तो वो आयरनी है। वो केवल व्यंग्य नहीं है, उसमें आयरनी है और वो आयरनी बहुत गहरे तक हमें प्रभावित करती है। तो इस रूप में मेरे ख्याल में हास्य जब हम कॉमेडी फ़िल्म की बात करें तो हमें इसे इस पूर्णता में देखना चाहिए। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल सही है, हिंदी सिनेमा में या मेरे ख्याल दुनिया के सभी फ़िल्मों की परंपरा में इस तरह की फ़िल्में जो कॉमेडी फ़िल्में कहते हैं, उस तरह की फ़िल्में बनती रही हैं। हिंदी में इसकी कई तरह की परंपराएँ हैं। एक परंपरा तो यह है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ़िल्मों में एक हास्य कलाकार रखा जाता था, बराबर। वह आमतौर पर नायक का मित्र होता था। जॉनी वॉकर है, महमूद है और भी कई कलाकार। ये मतलब काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है और वो एक तरह से फ़िल्म अगर बहुत गंभीर जैसे प्यासा जैसी फ़िल्म में जॉनी वॉकर का होना जो है, वो एक तरह से उसकी गंभीरता को थोड़ा राहत पहुँचाने का भी काम करता है और कई बार वो
कई चीज़ों के बीच में लिंक के तौर पर भी काम करता है। और कई बार वो, अब जैसे नया दौर में जॉनी वॉकर पत्रकार के रूप में है, तो गाँव के अंदर जो एक आंदोलन चल रहा है, उसकी सूचना भी वो देता है। तो इस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। सतीश कौशिक की जब चर्चा करें, तो सतीश कौशिक आम तौर पर जिन फ़िल्मों में उन्होंने हास्य कलाकार के रूप में काम किया है, वो कुछ हद तक इसी तरह का है। दूसरी वो फ़िल्में जो हास्य फ़िल्में होती है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी प्रस्तुति जो है, वो कॉमेडी फ़िल्म के तौर पर होती है, शुरू से अंत तक। और इस रूप में जो फ़िल्में बनी हैं, उसकी भी एक लंबी परंपरा है। मैंने प्यार किए जा की बात कही, चुपके चुपके की हम उदाहरण दे सकते हैं, थ्री इडियट्स का उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारी फ़िल्में हैं मतलब, और जो अंगूर फ़िल्म का उदाहरण दे सकते हैं। तो वो ये सब फ़िल्में जो पूरी तरह से कहना चाहिए कि कॉमिक फ़िल्में हैं, कॉमेडी है। उन कॉमिक फ़िल्मों की भी एक लंबी परंपरा रही है, और वो फ़िल्में बहुत बड़े निर्देशकों ने भी बनाई है। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, जो बहुत तरह की फ़िल्में बनाते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में जो है कॉमेडी फ़िल्में बनाई है, जिसमें चुपके चुपके का है, गोलमाल है, और भी कई फ़िल्में हैं। तो इसी तरह से हम किशोर कुमार, जिनका चित्र अभी सामने आ रहा है, किशोर कुमार ने दूर गगन की छाँव में जैसी गंभीर फ़िल्म बनाई, लेकिन उन्होंने कॉमेडी फ़िल्में भी बनाई। वो चलती कॉमेडी का नाम गाड़ी। कलाकार भी थे। चलती का नाम गाड़ी, एक शायद बढ़ती का नाम दाढ़ी भी बनाई उन्होंने। जी। तो कहने का मतलब यह है कि कॉमेडी फ़िल्मों की अपनी एक लंबी परंपरा रही है, और मेरा ये मानना है कि कोई हास्य कलाकार जो होता है, उसे मतलब हास्य कलाकार होना आसान काम नहीं होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। और शायद ट्रेजिक कलाकार से कोई कम चुनौतीपूर्ण उसका नहीं होता है। जैसे पड़ोसन का अभी चित्र मेरे सामने आ रहा है, तो महमूद ने उसमें जो डांस मास्टर का रोल किया है, तो वो कोई, या संजीव कुमार जैसा, आप संजीव कुमार ने इतनी अलग-अलग तरह की भूमिकाएँ निभाई, और उसमें कॉमेडी भूमिका भी निभाई है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमेडी एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई कलाकार ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, कलाकार हैं, लेकिन मुझे नहीं ध्यान है कि उन्होंने कभी किसी कॉमिक रोल को किया हो। जैसे बलराज साहनी को मैं बहुत बड़ा कलाकार मानता हूँ, लेकिन एक मायने में वो दिलीप कुमार से थोड़ा-सा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दिलीप कुमार ट्रेजिक रोल भी कर सकते हैं और कॉमिक रोल भी कर सकते हैं। और इस तरह से संजीव कुमार के बारे में कहा जा सकता है, नसीरुद्दीन शाह के बारे में, हालाँकि नसीरुद्दीन शाह के जो कॉमिक रोल है, वो शायद बहुत प्रभावी नहीं हुए। कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से कॉमेडी फ़िल्में जो है, वो दोनों तरह के काम, मन बहलाता काम करती है, तो दूसरी तरफ यथार्थ जो हमारी सामाजिक वास्तविकता है, जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो सोशल रियलिटी है, उस रियलिटी को एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना, जो आपका मतलब कहना चाहिए कि उसमें हो सकता है कि गंभीरता ना हो, लेकिन वो ज़्यादा चोट करने वाली हो, हमारा ध्यान ज़्यादा खींच जाता है। जी। शुक्रिया फारूक साहब। अजय जी, आपके पास आता हूँ। फारूक साहब ने कहा कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है, और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे बलराज साहनी का उन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत अच्छे अभिनेता होते हुए भी कॉमेडी में उनका कोई उस तरह का योगदान नहीं, उनका कोई कॉमिक रोल हम याद नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई दिलीप कुमार से वो इस मामले में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनको उनके पास जो है कॉमेडी का जो एक अंदाज होता है वो नहीं था। आप जो है वो किस तरह से देखते हैं हमारा जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा खास तौर से, क्योंकि हम ज़्यादातर उसी के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो कॉमेडी का सफ़र रहा है, यानी हास्य फ़िल्मों का जो सफ़र रहा है और अभिनेताओं का जो दौर रहा है, जैसे अभी कई नाम परख साहब ने लिए, जो हम दिखा भी रहे थे, संजीव कुमार जैसा अभिनेता जो कि ट्रेजेडी में भी महारथी था, और एक तरफ शोले जैसी भूमिका है, एक तरफ अंगूर जैसी भूमिका है। तो ऐसे जो अभिनेता हैं, आप कुछ ऐसी फ़िल्मों के नाम, ऐसे अभिनेताओं के नाम, उनके ज़रिए क्या कॉमेडी की जो हमारी धारा रही है, उसको आप किस तरह से व्याख्यायित करना चाहेंगे?
देखिए, मेरी राय में तो हिंदी फिल्मों से कॉमेडी खत्म हो गई है। अब सिर्फ स्थूल और फूहड़ किस्म की कॉमेडी चलती है। जो स्वस्थ परंपरा थी कॉमेडी की, वो लगभग समाप्त हो गई है। ना तो ऐसे निर्देशक हैं, ना ऐसे लेखक हैं, और ना ऐसे कलाकार हैं जो उसको मेंटेन कर सकें और उसको जारी रख सकें। दूसरे, कहानी कहने का ढंग भी बदल गया है अभी। पहले की तरह नहीं रहे कहानियां कही जाती हैं आजकल। आजकल ज़्यादातर अपराध कथाएं हम देख रहे हैं। ज़्यादातर समाज के निगेटिव जो किरदार हुए हैं, निगेटिव तरीके से जो मशहूर लोग, उनकी कहानियां देख रहे हैं। तो उनकी कहानियों में हास्य जैसा कुछ आता नहीं है। हिंदी में फिल्मों में बहुत समृद्ध परंपरा रही है, जैसा कि पारक साहब ने रेखांकित किया, शुरू से लेकर के और लंबे समय तक रहा। इसको सबसे पहला झटका, जो पहला नुकसान कॉमेडी की ट्रेंड को पहुंचाया, वो हमारे अमिताभ बच्चन ने, दुर्भाग्य से। अमिताभ बच्चन ने जो एक कॉमेडियन हुआ करता था, एक ट्रैक चला करता था, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वो सारा काम वो खुद ही करने लगे। वो फिल्म में मेन लीड भी करते थे और साथ में कॉमिक जो ट्रैक होता है उसको भी अपनाते थे। उसके बाद से हम देखते हैं धीरे धीरे कॉमेडियन समाप्त हो गए। आखिरी कॉमेडियन, अगर जॉनी लीवर को आप कॉमेडियन के तौर पर उस परंपरा में लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, मैं नहीं लेता। जॉनी लीवर उसके फुहड़ता के साक्षात उदाहरण है। बाद में राजपाल यादव या ऐसे लोग आते हैं जो थोड़े जहीन हैं, थोड़ी बारीक किस्म की कॉमेडी करते हैं। कुछ एक फिल्में भी की उन्होंने, मेरा ख्याल है राम गोपाल वर्मा ने उनको एक दो ऐसी फिल्में भी दी जहां वे मेन लीड में भी है और उस तरीके की भूमिकाएं निभा ले गए वो। लेकिन ये बहुत कम होता चला गया। मेरा मानना है कि डिजिटल एज में और नए एज में फिल्मों की कॉमेडी पर्दे से निकल करके अब मंच पर चली गई है और वो स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में हमारे सामने आ रही है। आज तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन के अपने यूट्यूब चैनल हैं, उनके प्रोग्राम होते रहते हैं विभिन्न शहरों में। लोग उनको फॉलो करते हैं और लाखों करोड़ों में लोग फॉलो करते हैं, उनको देखते रहते हैं। और वो समाज की तमाम विसंगतियों को, विद्रुपताओं को, असंगतियों को, राजनीतिक जो घटनाएं घट रही हैं उन पर लगातार आक्रमण, उनको निशाना बना करके वे अपनी कॉमेडी करते रहते हैं और वो बहुत पॉपुलर हो गया है। सिनेमा में कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता आ गई है, घटियापन आ गया है, स्थूलता आ गई है। अक्षय कुमार की फिल्में देख रहे हैं या इस सीरीज की साजिद खान जो फिल्में बनाते रहे हैं वो देख रहे हैं, या फरहाद सामजी जैसी फिल्में बनाते रहे हैं वो देख रहे हैं। तो मैं बहुत निराश हूँ इधर की 10 साल की जो कॉमेडी के नाम पर जो फिल्में आई हैं उनको देख कर। तो मेरा ये मानना है कि इसकी वजह की तहकीकात की जानी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ है और ये बहुत क्रूर सच्चाई है कि हिंदी फिल्मों में कॉमेडी समाप्त हो गई है मेरे अनुसार। और ये शिफ्ट हो करके मंचों पर चली गई है, यूट्यूब पर चली गई है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली गई है, जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए कि वेब सीरीज इतना पॉपुलर हुआ है, लेकिन वेब सीरीज पर अभी तक कोई ऐसी सीरीज नहीं है जो शुद्ध रूप से कॉमिकल सीरीज हो या सैटेरिकल सीरीज हो। हर जगह अपराध है, सेक्स है, वायलेंस है, तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन एक जरूरी हिस्सा जो हास परिहास अपने आसपास जो हो रहा है वो नहीं आ रहा है वेब सीरीज में। तो हमारा दिमाग नहीं, हमारे लेखकों का भी अच्छा जी, इधर। पंचायत को आप किस श्रेणी में रखेंगे? पंचायत या गुल्लक जैसी जो वेब सीरीज है उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे? नहीं, मैं उनको उनमें कहीं ना कहीं व्यंग्य तो है उसमें सटायर कहीं है, ना कहीं। हल्का सटायर है, लेकिन उसमें जिसको विडंबना कहते हैं ना पारक साहब, वो विडंबना है और कहीं अवसाद है, उसमें दुख है। वो सिर्फ उसको कॉमिकल श्रेणी में नहीं रख सकता, मैं नहीं मानता उसको कॉमिकल। वो अच्छे फैमिली ड्रामा है जो रियल स्टोरीज है। कहने का तरीका, एक आध कैरेक्टर उसमें कॉमिकल लगते हैं, लेकिन उसको कॉमिक सीरीज नहीं कह सकता मैं। कॉमिक सीरीज एक अलग किस्म का जॉनर जो विदेशों में काफी पॉपुलर है। अपने यहाँ देख भाई, देख ले जो पहले आता था, या इस तरीके के, और वो ये जो है इरमान सिंह जिंदगी। भी आता था, ये जो है जिंदगी। इस तरह के नुक्कड़ तक में, नुक्कड़ हालांकि बहुत जी। ही सामाजिक सीरीज था लेकिन उसमें भी आता था। तो ऐसे सीरीज कहाँ आ रहे हैं वेब सीरीज में? सिनेमा में तो बिल्कुल नहीं है। तो अफसोस है, मैं थोड़ा डिफर करूंगा कि ये परंपरा बहुत पतली हो गई है, सूख रही है,
और शायद खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। धनंजय, आपके पास आता हूँ। परख साहब, ये और अजय जी कह रहे हैं कि साहब, परख साहब ने जो कहा उसके बाद अजय जी का कहना है कि फिल्मों में हास्य की परंपरा खत्म हो गई है, और जो वेब सीरीज आ रही है उनको लेकर के भी वो बहुत आशान्वित नहीं दिख रहे हैं, उनका कोई बहुत प्रतिक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है वाकई में उन्होंने हिंदी फिल्मों की कॉमेडी को पीछे धकेल दिया है? क्या वो इतने प्रभावी हो गए, या ऐसा है कि हमारे जो फिल्म लेखक है, ये निर्माता है, वो अब अच्छा हास्य बनाने से भी परहेज करने लगे हैं? जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उसमें अच्छे हास्य की अगर झलक नहीं दिख रही, जैसे कि अजय जी कह रहे हैं, तो उसके लिए किसका कसूर है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा समाज जिस तरह का होगा, हमारे समाज का चिंतन जिस तरीके का होगा, वही हमारे आज का सिनेमा हो या पिछले सिनेमा में दिखाई पड़ेगा। अगर आप बहुत पीछे चले जाइए, नाटकों की दुनिया में आते हैं, जब भरत मुनि की बात करते हैं, तो हास्य को किस लेवल पे लिया गया, और हमने नाटकों में देखा, सिनेमा में तो बहुत बाद हम आए, नाटकों में देखा तो हास्य जो है वो विदूषक के तौर पे आया। बीच में जोकर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता था, फिलर के तौर पे था कि अब सीन सीरियस हो गया है तो एक कॉमेडी वाला को कुछ भेज दो, कुछ उटपटांग करके चला आएगा। तो कॉमेडी को हमने इसी स्तर पे लिया शुरुआत में। हालांकि जब पारक साहब जैसा बोल रहे थे कि शुरुआत में हिंदी सिनेमा में एक बाकायदा ट्रैक रहा और कॉमेडी को बड़ा सही तरीके से पैरेलल, मतलब सेकंड हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया गया, खास करके महमूद के समय का को याद कीजिए, जॉनी वॉकर उसमें हुआ करते थे, तो उनका एक ट्रैक था और बाकायदा गीत भी जॉनी वॉकर पे थे, गीत हर फिल्म में होता था और उनको आप कमतर नहीं आंक सकते थे। लेकिन मूल कहानी में उनका रोल कहाँ के होता था और किस तरीके का होता था, वो सपोर्टिव होते थे। कॉमेडी को हमने हमेशा सपोर्टिव लिया। और मैं कहूँ कि बड़ा सीरियस एक ये हो कि जब पड़ोसन बनी या विक्टोरिया नंबर 203 आई फिल्म, या कुंवारा बाप एक फिल्म आई, तो ये सारी फिल्में कॉमेडी के तौर पे भी बड़ा सीरियस प्रयास हुआ और मूल जो सब्जेक्ट रहा उसको कॉमेडी के तौर पे ही रखा गया कि कॉमेडी करने वाले जो लोग कर रहे हैं कॉमेडी, वही हमारी फिल्म का कथानक है। उस फिलर के तौर पे या साइड किरदार के तौर पे कॉमेडी को नहीं प्रेजेंट किया। अब कॉमेडी को नहीं प्रेजेंट किया गया, इसकी क्या वजह है? अगर इसको तलाश करें तो मुझे लगता है कि हास्य, जैसा कि पारक साहब ने कहा भी कि हास्य बिना व्यंग्य के नहीं हो सकता है। अगर केवल हास्य रहेगा तो बफूनरी हो जाएगा, वो उसमें व्यंग होना चाहिए। और व्यंग होने के लिए जरूरी है कि आपको जो है राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ, सांस्कृतिक समझ लेखकों में या जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनमें होना बहुत जरूरी है। इवन हमारे दर्शकों में भी ये जरूरी है। दर्शकों को अगर वो संदर्भ नहीं पता होगा तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। कि समझिए, अगर संपत सरल आज की तारीख में बड़े चर्चित कवि के तौर पे जाने जाते हैं, संपत सरल की अगर जो है कविता या कविता नहीं कही है, वो जिस तरह से अपना पाठ पढ़ते हैं, अगर संदर्भ नहीं जानते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब आप विषय को जानते हैं। अब जो है कॉमेडी के तौर पे हम जिसको देखते हैं वो आप देखते हैं कपिल शर्मा शो देखते हैं, या जो शो देखते हैं कि जो अवार्ड शो आते हैं और उसमें 2 एंकर के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, उनको कॉमेडी के तौर पे अगर हम देखते हैं, आज हमारी इंडस्ट्री में लीडर कॉमेडी वही लोग हैं। कपिल शर्मा शो धमाल कॉमेडी है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आप देखिए कपिल शर्मा शो का जो स्तर है वो क्या है, उसमें व्यंग हट गया है और सेक्स आ गया है, डबल मीनिंग चीजें होती है। उसको सेक्स कॉमेडी, अब अंग्रेजी से उठ करके आ गया सेक्स कॉमेडी है ना। तो या जो अवार्ड शोज होते हैं उसके जो एंकरिंग देखिए तो उसमें क्या है, वो डबल मीनिंग भरा हुआ रहता है। और बड़े बड़े आपके जो हिंदी सिनेमा के सितारे हैं, जो नामचीन लोग हैं, वो सब ठठा करके हंस रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह के लेवल जो है, जो इस विधा के गंभीर लोग हैं या इस विधा जिनके कंधे पे है, वो इस तरह की कॉमेडी को जो है कॉमेडी मान रहे हैं और उससे बड़ा खिलखिला रहे हैं। तो आप स्तर समझ लीजिए कि हम किस तरह का सिनेमा बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की दुनिया बन रही है। बाकी अजय जी ने कहा कि कॉमेडी को फिर जो है एक अमिताभ बच्चन का दौर आया और अमिताभ बच्चन कॉमेडी भी करने लगे। बिल्कुल सही कहा, और एक अलग दौर आया वो, जिसमें कॉमेडियन की भूमिका और सिमटती चली गई। हालांकि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में भी कॉमेडियन रहे, अब वो याद कीजिए, हालांकि अमिताभ बच्चन ही लीड करते रहे, वो खाली थ्रो करने वाले रहे, वो चाहे शराबी फिल्म हो या कोई और फिल्म हो। लेकिन बाद की फिल्मों में मुझे लगता है कि फिर कॉमेडी को एक अच्छी धारा दी गोविंदा की फिल्मों में। गोविंदा की फिल्मों में कॉमेडी एक बहुत स्तरीय नहीं मानिए, लेकिन वो निम्न स्तरीय भी नहीं था
जिसमें और जी उनके पहले जितेंद्र की फिल्मों को याद कीजिए, जिसमें कादर खान असरानी और अमजद खान की तिकड़ी चलती थी, या कादर खान असरानी और शक्ति कपूर हुआ करते थे। तो कादर खान को तो लोग जो है कॉमेडी एक्टर के तौर पे ही ज्यादा देखते थे लोग, और उनके संवाद भी एकदम अलग किस्म के होते थे, और उनके संवादों में गौर कीजिए तो सटायर भी होता था, बहुत जोर से मारते थे कादर खान, क्योंकि कादर खान खुद बड़े अच्छे लेखक थे और थिएटर को भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, राइटिंग को बड़ा बढ़िया तरीके से जानते थे और एक्टर थे। लेकिन आज के दौर में उस तरीके की कॉमेडी नहीं आ रही है। उसके पीछे एक मैं वजह मानता हूँ, राइटरों को भी वजह मानता हूँ कि आज के जो लेखक हैं ज्यादातर अंग्रेजी सिनेमा से प्रभावित लेखक हैं, और अंग्रेजी सिनेमा से प्रभावित है, और अंग्रेजी जमीन की अगर कॉमेडी लेके आएंगे तो मुझे लगता है उसको आसानी से एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि संदर्भ कॉमेडी के साथ जब तक संदर्भ आप नहीं रखेंगे तब तक कॉमेडी आपकी चलेगी नहीं। जैसे प्रेम, आप कहीं के प्रेम उठा करके आप बना दीजिए, चल जाएगा, क्योंकि प्रेम में आप यहाँ जातीय संघर्ष जो हमारे समाज का है वो तो आप रखते नहीं, वो आप उस तरीके का और जो अभाव है उसके बीच प्रेम है वो हम रखते नहीं। प्रेम मतलब एक रोमांटिक प्लेस हो और उस तरह का एकदम दुनिया से आज़ाद हो, ऐसी कहानियाँ बनती हैं तो उसमें तो चल जाता है। लेकिन कॉमेडी में वो आपको ज़मीन अगर आपके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो है ये जो स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में बिल्कुल जो है व्यंग्य का भी पुट है, और जो सामाजिक राजनीतिक, खास करके राजनीतिक संदर्भ है उसका ये है। लेकिन अभी तरंजय, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपने जो बात कही लेखकों को लेकर के कि भाई कॉमेडी जिस तरह से, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कॉमेडी फिल्में जो है हमेशा से आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि जो कॉमेडी फिल्में हैं उनकी सफलता की ज्यादा संभावना होती है बॉक्स ऑफिस पर। यानी अगर कोई फिल्म है जो दर्शकों को हंसा सकती है तो हंसाने वाली फिल्म को लेकर के लोग ज्यादा उत्साहित रहते हैं, उसको देखने भी ज्यादा लोग जाते हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है आज के समय में, जबकि हम देख रहे हैं कि हाँ बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारी फिल्में बहुत कारणों से नाकाम हो रही हैं। तो आप जो कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जो हम बॉक्स ऑफिस की नब्ज है या जो बॉक्स ऑफिस पर क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसको लेकर के जो पहले एक निर्माताओं की, निर्देशकों की या लेखकों की जो पकड़ होती थी, क्या कहीं वो ढीली हुई है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि भाई जैसे राजकुमार हिरानी है, वो जो फिल्म बनाते हैं उसमें जब वो कॉमेडी का तड़का लगाते हैं या उसमें जो हास्य और व्यंग दोनों रखते हैं, चाहे 3 इडियट्स को ले लीजिए, चाहे लगे रहो मुन्ना भाई ले लीजिए, या मुन्ना भाई एमबीबीएस ले लीजिए, या पीके ले लीजिए, तो उसमें वो संदेश भी होते हैं, उसमें बहुत गहरे संदेश होते हैं और बहुत गंभीर बातें कहते हैं वो, लेकिन वो सब कुछ हास्य के माध्यम से कहते हैं। क्या वो जो एक शैली थी हमारी, क्या हम उसकी तरफ उससे हम विमुख हो गए हैं? क्या हमें वो प्रतिभा नहीं रही, या मतलब उस तरह की इच्छा नहीं रही? क्या मसला है वो? आप चूंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण आपने पे रखा कि जो एमबीबीएस, जो राजकुमार हिरानी ने जिस तरह की फिल्में बनाई, और मैं बोलता हूँ बड़ी बढ़िया फिल्में बनाई, मैंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, लगे रहो मुन्ना भाई हो या मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, ये सारी मुझे बड़ी कमाल फिल्में लगती है। गांधी को लेकर के जिस तरह की उन्होंने फिल्म बनाई, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी अद्भुत फिल्म है। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या उस तरह की फिल्म लिखने के लिए, जैसा कि शुरू में पारेख साहब ने कहा कि बड़ा कठिन विषय है, कॉमेडी लिखना आसान काम नहीं है। यथार्थ को या ये कल्पना को खड़ा करना केवल नहीं है। कॉमेडी जब आप लिखते हैं तो आपको बहुत सेंसिबल राइटर होना होता है। कॉमेडी आप समझते हैं तो आपको सेंसिबल व्यक्ति होना था। जिसके पास जो सेंसिबल नहीं है वो कॉमेडी ना समझ सकता है ना लिख सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सेंसिबल राइटर की कमी है, लेकिन अभी जो सोसाइटी अभी जो पिछले 9 साल 10 सालों में देख रहे हैं, जिस तरह से सोसाइटी बदली है, उसका भी बड़ा असर है सिनेमा पे। सिनेमा पे अभी देखिए देशभक्ति फिल्में कितनी बन रही है। ऐसा कोई देशभक्ति का कोई सवाल तो है नहीं देश के सामने कि बड़ा संकट आ गया है और देश, लोगों को लग रहा है कि देशभक्ति वाली फिल्में बननी नहीं चाहिए। और सिनेमा को जैसे समझिए कि हकीकत का जिक्र करते हैं जब, तो उस समय देश बड़ा ये था, परेशान था 1962 के युद्ध के बाद, और जो है गए थे नेहरू के पास कि हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे। नेहरू बड़ी उदास थे तब भी, लेकिन कहा ठीक है, क्या बनाओगे, हार पे क्या बनाओगे। और एक हकीकत जैसी बड़ी जबरदस्त फिल्म बनाई गई, और कहते हैं कि उस फिल्म का बड़ा योगदान रहा और सबने बड़ी तारीफ की, पॉलिटिशियन ने भी बड़ी तारीफ की कि बहुत सही फिल्म बनी। लेकिन आज उस तरह का माहौल नहीं। आज जो माहौल है वो कैसे सत्ता को खुश रखा जाए और कैसे उनके नजदीक चला जाए, एक जो चारण युग जिसको कहते हैं, उस तरीके का दौर चल रहा है। हालांकि कॉमेडी में जो है चारण जो है कॉमेडी भी करते थे, लेकिन वो कॉमेडी भी खत्म हो गया। कॉमेडी करेंगे तो फिर व्यंग तो आएगा, तो व्यंग आएगा तो डर लगता है कि व्यंग आएगा तो कहीं उसको गलत ना पकड़ लिया जाए। और जिस तरह से एक ब्रिगेड चला गया पिछले कुछ सालों में, कहिए मुझे, मैं बोल दूं मोदी जी से पहले भी ये चल रहा था
कि जो हिंदुत्व का जो उभार हुआ है, या जो मुसलमानों में भी इस तरीके का वर्ग जो खड़ा हुआ है, जो डंडा लेके खड़ा है कि जहां कुछ ऐसा कुछ किया तो हम जो है भिड़ने चले आएंगे, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं धनंजय, आप बहुत, आपकी बात में एक पॉलिटिकल बात निकल कर आ रही है, और मैं पारक साहब के पास वो पहलू लेकर के चलता हूं। पारक साहब, धनंजय शायद कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो आज का समाज और आज की जो राजनीति है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें हास्य के लिए जगह शायद बची नहीं है, या हास्य की तरफ लोगों का कहना चाहिए उतना ध्यान नहीं है। जबकि देखा जाए तो समाज में जिस तरह की व्यवस्था है या जिस तरह का जो माहौल है, उसमें अगर हंस करके आदमी अपना थोड़ा बहुत समय बिता ले तो शायद वो उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन जो बात अभी धनंजय ने कही कि जिस तरह की फिल्में बनाना चाहिए, वो शायद उस तरह की फिल्मों को बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, क्योंकि व्यंग अगर हम करेंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन पारक साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि एक फिल्म आई थी अंगूर। अंगूर में कहीं कोई व्यंग नहीं था, राजनीतिक व्यंग नहीं था। वो शेक्सपियर की फिल्म, शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स को बेस्ड थी। उसको बनाया संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा उसमें थे। बहुत अच्छी उस फिल्म ने, मतलब उसको तारीफ भी मिली, और उसने मतलब बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक काम किया। लेकिन आप उसी उसी की तर्ज पर जब आप रोहित शेट्टी, जो कि गोलमाल जैसी कॉमेडी बना चुके हैं, और वो बड़ी हिट रही है कॉमेडी उनकी जो सीरीज रही है, जब वो सर्कस बनाते हैं, सर्कस जो है वो अंधे मुंह गिर जाती है। जबकि उसमें जो अभिनेता है रणवीर सिंह, वो बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता है, वो काफी मतलब सफल भी रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। अच्छा उनका एक रिकॉर्ड है, मगर फिर भी वो चीज क्रिएट नहीं कर पाते हैं आज के निर्देशक, जो कि गुलजार ने क्रिएट कर दी, या जो चुपके चुपके जिसका आपने जिक्र किया था शुरू में, ऋषिकेश मुखर्जी ने जो क्रिएट कर दिया कि भाषा के मुद्दे पर किस तरह से कॉमेडी क्रिएट की जा सकती है, और कैसे उसको मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। यानी किसी को भी दिक्कत ना हो कि जब आप ट्रेन को लौह गामिनी बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई वो किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। और बार बार उस फिल्म में वो फिल्मकार कहता भी कि भाई देखिए, हमारा उद्देश्य किसी भाषा का मजाक उड़ाना नहीं है, हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो बात आप आम जुबान में कह सकते हैं उसके लिए आपको कठिन भाषा बोलने की क्या जरूरत है। तो ऐसे समय में, जबकि आज हम देख रहे हैं कि हाँ भाषा को लेकर के भी विवाद हो रहे हैं, संस्कृति को लेकर विवाद हो रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ चल रहा है, लेकिन हम जो फिल्में बना रहे हैं, जैसा मैंने सर्कस का उदाहरण दिया आपको, वो चल नहीं रही है। क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो मैं अजय परमात्मज और धनंजय जी ने जो बात कही है, सार रूप में उन दोनों से सहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 10 साल से कॉमेडी फिल्में नहीं बनी है, और मैं धनंजय की इस बात से सहमत हूँ कि हमारा जो सिस्टम अभी है, जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में हास्य फिल्म बनाना वो मुश्किल काम हो गया। और इसलिए आप सर्कस जैसे कुछ फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं तो अंधे मुंह गिर जाते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी जुड़ता नहीं है, हमारे समाज के किसी भी यथार्थ से नहीं जुड़ती। अंगूर फिल्म है, उस अंगूर फिल्म में ये सही है कि वो एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं थी, लेकिन उसके कैरेक्टर, उसके घर का माहौल वगैरह, वो कहीं ना कहीं दर्शक उससे अपने को जोड़ पाते थे, और इसलिए वो कामयाब हुई। आज क्या है कि व्यंग्य जो है, हास्य और व्यंग्य दोनों ही तब ही पैदा होते हैं जब समाज ऐसा हो जो खुला हो, जो अपनी आलोचना करने की हिम्मत रखता हो और आलोचना सुनने की हिम्मत रखता हो। हमारी व्यवस्था आज ऐसी है जो आलोचना सुनने की बिल्कुल भी उसके अंदर साहस नहीं है। वो आलोचना सुनने वालों पर डंडा चलाना ज्यादा जरूरी समझती है, और जाहिर है कि ऐसे दबाव में हास्य फिल्म नहीं बन सकती। आप ये देखेंगे कि विडंबना यह भी है कि ये केवल सिनेमा की बात नहीं है, आप साहित्य में भी देखें तो हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, ये जो श्रीलाल शुक्ल वगैरह, हिंदी साहित्य में भी आप देखेंगे कि वे हास्य और वे व्यंग्य लिखने वाले लेखक अब नहीं है, क्योंकि वो लिखने के लिए जिस तरह का खुलापन चाहिए। आप देखिए कि शंकर्स वीकली में जो शंकर के कार्टून होते थे, वो सीधे नेहरू पर अटैक करते थे, और नेहरू तो ये भी कहते थे कि भाई जब मेरे पर व्यंग्य नहीं हो रहा है तब मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं कुछ ऐसा मैंने कर दिया है जिसके कारण मैं व्यंग्य का निशाना नहीं बन रहा हूं। तो वो खुलापन जो है वो आज नहीं है। वो खुलापन अगर नहीं है
तो व्यंग्य भी पैदा नहीं होगा, हास्य भी पैदा नहीं होगा, और केवल आयरनी जो है उससे ट्रेजेडी तो पैदा हो सकती है, लेकिन कॉमेडी नहीं पैदा हो सकती। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस बात में काफी दम है कि आज अगर फिल्में नहीं बन रही है, हास्य फिल्में या कॉमेडी फिल्में, तो उसका कारण हमारा समय है, जिसमें लेखक ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो इसे लिखे। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि उनमें लिखने की क्षमता नहीं है, बल्कि जाहिर है कि जिस तरह के दबाव उनके लेखन पर है, उस दबाव के कारण व्यंग्य लिखना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि केवल यही एकमात्र रास्ता है, व्यंग्य, जिसके द्वारा वे अभी जो दबाव है उससे निकल भी सकते हैं। उसके लिए जाहिर है ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत होगी, थोड़ा साहस की भी जरूरत होगी, और जो करते आए हैं उस करने से अलग तरह कुछ करने की हिम्मत भी उन्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि हास्य व्यंग्य जो है, उस हास्य व्यंग्य के लिए आपको जमीन जो मिलती है, जो कहना चाहिए कि वो जमीन तो हमारा समय का समाज ही है। वो हमारे समय के समाज के किसी भी पहलू को जब आप देखते हैं और उसके अंदर जो अंतर्विरोध है, उसके अंदर जो आपको टकराहट दिखाई देती है, संघर्ष दिखाई देती है, उसमें ऐसी चीजें दिखाई देती है जिससे कि व्यंग्य पैदा हो सकता है। अब आप देखेंगे कि आज आप धर्म पर अटैक नहीं कर सकते, आप जाति पर अटैक नहीं कर सकते, आप राजनीति पर अटैक नहीं कर सकते। अब जब आप मतलब पीके जैसी फिल्म शायद जो अभी 7, 8, 10 साल पहले बने, वो फिल्म बनाना वापस शायद मुश्किल हो। तो ये सब स्थितियां जो है, इसमें निश्चित रूप से एक ऐसा मुश्किल समय है जिसमें कॉमेडी फिल्म बनाना है एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सर्कस जाहिर है कि उस सर्कस जैसी फिल्में वो काम नहीं कर सकती। वो नकल भी जी। थी जिसमें अकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। अजय जी, आपके पास आता हूँ। एक तो ये कि जो पारक साहब ने जहां अपनी बात खत्म की कि भाई आप जो है जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं, उनमें अगर आप नकल करते हुए भी अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिल्में नहीं चलेंगी, जैसे उन्होंने सर्कस के बारे में कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसा समय है जबकि हमारे लिए हास्य, व्यंग आदि के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब तक किसी व्यवस्था पर या किसी प्रवृत्ति पर चोट नहीं करेंगे हास्य के माध्यम से, तब तक उसका जो आनंद है वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, और जो संदेश अगर उसमें कहीं निहित है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जैसे चार्ली चैपलिन का हमने शुरू में उदाहरण दिया था और फारक साहब ने भी उसका जिक्र किया, क्या कोई ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्म हम कभी सोच सकते हैं कि हम बना पाएंगे कि जिसमें चार्ली चैपलिन ने एक मस्खरे के माध्यम से कितना गंभीर संदेश दिया था, कितना गंभीर राजनीतिक संदेश दिया था, और वो उस समय दिया था जबकि हिटलर की राजनीति का बोलबाला था। आपकी क्या राय है? नहीं, जब ग्रेट डिक्टेटर होगा तो ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्में बनेगी। अभी बड़ा मीडियोकर डिक्टेटर आया हुआ है, तो मीडियोकर डिक्टेटर के लिए कैसी फिल्में बनेगी? तो नहीं बन मीडियोकर सकती। हास्य की फिल्में बनेगी मतलब? तो हाँ, तो मीडियोकर फिल्में बन रही हैं। हाँ, तो एक वैसा डिक्टेटर भी आना चाहिए। मजाक की बात अलग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि समाज, देखिए, हंसना बंद नहीं किया समाज ने, लेकिन समाज किन चीजों पर हंस रहा है। और व्हाट्सएप पर पूरा जोक का सिलसिला सुबह से चालू हो जाता है, आपके पास मैसेज आने लगते हैं, लतीफे आने लगते हैं। लेकिन उन लतीफों को आप छांटना शुरू करें, वर्गीकरण करना शुरू करें, तो वो 10 किस्म के लतीफे हैं, वही घूम फिर करके चलते रहते हैं। उसमें भी पॉलिटिक्स नहीं है, वहां भी पॉलिटिक्स से भागे हुए हैं लोग। पत्नियां हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, बॉस है, जातियों को लेके भी कोई व्यंग्य है वो नहीं चल रहा है वहां पे, जबकि वो बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारा वो वाला जो पक्ष था वो कहीं सूखा है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉमेडी का प्रतिशत लगातार घटता चला जा रहा है हमारी लाइफ से। हाँ, मैं एक जगह देखता हूँ जहाँ कॉमेडी कह लें या सटायर कह लें वो जिंदा है, वो अखबारों के कार्टून में जिंदा है।
अलग तरीके से जिंदा है। जैसे मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात कह रहा हूँ, वहां जिंदा है। सिनेमा एज ए मीडियम सिनेमा एज ए मीडियम जहाँ पे हास्य भी था, व्यंग्य भी था, वहां उसकी गुंजाइश कम हो गई है। इसलिए भी हुई है कि मैंने पहले ही कहा कि अपराध फिल्में जब आप बना रहे हैं, तो अपराध फिल्मों में कॉमेडी की संभावना, सामाजिक फिल्में बना रहे हैं, पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं, तो वहां कॉमेडी की संभावना बनती है, कॉमिकल किरदार आ सकते हैं। लेकिन अपराध इतना ठोक बजा के किया गया काम होता है तो उसमें कॉमेडी नहीं हो सकती। कोई छोटी मोटी गलती नहीं कर सकता, उसको सीधा मार दिया जाएगा। तो समाज की जो क्रूरताएं हैं उसको देखना पड़ेगा आपको कि हम वास्तव में किस समाज में जी रहे हैं और किधर को जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लेखकों की कमी हो गई है, लेखक साहस नहीं कर पा रहे हैं, विषय ही नहीं है हमारे पास कहने के लिए। निर्देशों को अब जॉली एलएलबी फिल्म आई, जॉली एलएलबी एक अलग ढंग से कॉमेडी की बात करती है और कुछ क्रूर सच्चाइयों को भी सामने रखती है। लेकिन वही जब जॉली एलएलबी 2 लेके आते हैं तो वहां थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। फिर अब मालूम नहीं जॉली एलएलबी 3 लेके आएंगे तो किस तरफ जाएंगे वो। तो ये देखना पड़ेगा कि हम वास्तव में अपने निर्देशकों को, अपने लेखकों को, अपने कलाकारों को कितनी सुविधाएं दे पा रहे हैं, और जिन्हें वास्तव में सुविधाएं मिली हुई हैं उनकी समझ कितनी है कॉमेडी की। ले दे करके जो फरहाद सामजी जैसे लेखक हैं या निर्देशक हैं, वो कॉमेडी को किस स्तर तक लेके जा चुके हैं। अब डेविड धवन जैसे भी कॉमेडी फिल्म बनाने वाले नहीं बच गए, जबकि डेविड धवन ऋषिकेश मुखर्जी नहीं थे या गुलजार नहीं थे। लेकिन अब तो डेविड धवन की भी कॉपी जेरोक्स पे जेरोक्स चलाता जा रहा है। रूमी जाफरी बीच में एक अच्छा लेखन कर रहे थे, लेकिन रूमी जाफरी भी अब क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम दिक्कतें हुई हैं हमारे यहाँ, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो स्खलन हुआ है ना, तमाम विधाओं में स्खलन हुआ है, कॉमेडी में कुछ ज्यादा स्खलन हुआ है, और उसकी वजह से हम कॉमेडी में पीछे रह गए हैं या छूट गया हमसे कॉमेडी। जी, कॉमेडी में स्खलन हुआ है। धनंजय जी, ये जो बात अजय जी ने कही, ये बड़ी गंभीर बात है। हम लोग हास्य के बारे में बात करें, लेकिन हास्य के बारे में बड़ी गंभीर बातचीत हुई जा रही है। वो जो एक मतलब हंसी मजाक वाली बात है, उसमें धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि भाई जो हंसी मजाक है, दरअसल वो करना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हंसी मजाक के लिए माहौल ही नहीं है। अगर आप किसी के बारे में मजाक उड़ाएंगे तो पता नहीं, आप जेल में हो सकता है हो जाए, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे कार्टूनिस्ट हो, चाहे आप व्यंगकार हो, चाहे कुछ भी हो, पत्रकार होना तो एक अलग ही बात हो गई। लेकिन ये जो चीज है, मैं दरअसल धनंजय, मैं आपसे जो ये चीज समझना चाहता हूँ कि भाई फिल्म का जो अर्थशास्त्र होता है, अभी तक जो हम लोग समझते आए सॉरी, जो बात मैंने कही कि भाई एक जो हास्य फिल्म होती है उसकी सफलता की संभावना ज्यादा होती है किसी पारिवारिक सिनेमा के मुकाबले या किसी एक्शन फिल्म के मुकाबले। आमतौर पर देखा जाता है कि जो हास्य फिल्में होती है दर्शक उनको पसंद करते हैं। लेकिन अब जब हास्य फिल्मों को लेकर के भी अगर लोगों में थोड़ा सा ये है कि भाई संकोच कह लें या डर कह लें कि भाई लिखेंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर सिनेमा जो है उसका जो अर्थशास्त्र है वो तो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र ही बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जहां छोड़ा था वहीं फिर से आ जाता हूँ, पॉलिटिकल चीजें पे भी आ जाता हूँ। देखिए, व्यंग जो है या हास्य जो है वो समाज की विसंगतियों से निकलता है। तो विसंगतियों पे आपको रेखांकित करना पड़ेगा और उस पर हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव बात करते हैं, है ना। तब जो है वो हास्य के साथ व्यंग जुड़ता है और हास्य निकलता है उससे। अरे यार, हमने ऐसा किया, समझिए कि केले के छिलके पर से कोई फिसल जाता था, पुराने जमाने को याद कीजिए कि केले के छिलके पर से फिसल गया, गिर गया, तो उसको तो चोट लगी लेकिन लोग हंसते थे, है ना। तो वो एक हास्य जो था, वो समाज की विसंगतियों से जो हास्य निकलता है, उसको आज हम समाज की विसंगतियों पे चर्चा करने के बजाय हम विसंगतियों को अपना गर्व बना लेते हैं। ये गर्व करने का जो समाज बना है कि हम हर बात पे हमें गर्व है कि हम फलाना है, आइडेंटिटी से जोड़ लिया है आपने, और उस जड़ता को आप अपनी पहचान मानते हो और उस पर गर्व कर रहे हो कि हम इतने जड़ बुद्धि हैं। और उसमें धर्म का इतना भयानक लेप लगा दिया गया है, राष्ट्र का इतना भयानक लेप लगा दिया गया है कि हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूं कि हमारे सिनेमा में अच्छे लेखक, अच्छे निर्देशक नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि जितनी फिल्मों की बाद में चर्चा हुई, चाहे एलएलबी की बात हुई हो या ओ माई गॉड की बात करें, वो सारी बड़ी अच्छी फिल्में हैं। परेश रावल आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, लेकिन परेश रावल जी की बड़ी चर्चित फिल्म थी ओ माई गॉड, जो प्ले था, गुजराती प्ले था, उस पर वो फिल्म बनाई गई थी।
आज देखिए, आज क्या उस फिल्म को आप बनाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ आपकी गालियां पड़ेगी। अभी देखिए आपके ही जो प्रोग्राम चल रहा है अभी हमारा, उसमें एक जो है कोई फोर्टनाइट अकाउंट करके है व्यक्ति जो अपना अकाउंट खोला हुआ है, वो क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने में कहाँ है, वो देखिए वो उसी प्रवृत्ति के लोग। तो ये जो स्थिति है उसकी वजह से अभी अगर बनाइएगा, पीके बनाइएगा तो आपको जो है सिनेमा हॉल में जला देंगे पोस्टर और सिनेमा हॉल में उधम मचाएंगे और नहीं बनने देंगे। तो आप व्यंग कहाँ कीजिएगा, हास्य, तो फिर हास्य फिर व्यंग से छिटकेगा तो व्यंग आ जाएगा, वो सेक्स पे आ जाएगा। फिर उस तरह फिर आप करिएगा कि जो है जब वो जो बिकनी पहनती है पठान में वो लड़की, तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश का फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जहाँ पे हनुमान जी के सामने जो है वो लड़कियां जो है पहलवान लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं और उस पर बड़ा किसी को कोई कमेंट नहीं करना है। तो इस तरीके का माहौल जब क्रिएट करते हैं, अभी देखिए नेहा सिंह राठौर ने जो व्यंग का या हास्य का कहिए कि वो जो इतना बढ़िया लिख रही है, वो उसको मतलब मैं तो बोलता हूं कि भोजपुरी को जिस तरह से अश्लीलता के दलदल में धकेल दिया, जो आज बीजेपी के 3 हीरो हैं, उसको नेहा सिंह राठौर ने अकेले अपने दम पे चेंज कर दिया और एक अलग कैनवास गढ़ा, जहां लगता है कि अरे क्या बात करते हैं यार, इतना बढ़िया व्यंग लिखा जा सकता है भोजपुरी में, इतनी अच्छी बातें की जा सकती है। तो वो बातें कहाँ से आती है? उसी आपके समाज की विसंगति से आती है, उसी आपके राजनीतिक विसंगति से उपजता है कि एक जो है माँ बेटी को बुलडोजर चला करके आप निपटा देते हैं। ये कितना विद्रूप है। और उस पर वो लड़की लिखती है और आप उस पर केस करते हैं और उसको ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है। तो जब ऐसा समाज होगा तो लिखने वाले लोग जो है ना, या जो बनाने, क्योंकि ये सिनेमा जो है केवल लिख करके तो हम धनंजय कुमार एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, बनाएगा कौन? अच्छा, दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण हो गई है कि राइटिंग का जो पैटर्न है, जैसा कि अभी अजय जी ने उस पर हल्का सा प्रकाश डाला, फिर अलग हो गए कि जो आज जो राइटिंग पैटर्न है उसमें जॉनर को देख करके लिखा जाता है और उसके मूड को मेंटेन किया जाता है। समझिए थ्रिलर है तो थ्रिलर है, सीरियस है तो सीरियस है, तो कॉमेडी है तो कॉमेडी है। पहले की फिल्मों में थोड़ा थोड़ा सब होता था कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते थे और एक मसाला फिल्म बनाते थे। मसाला फिल्म आज भी बनती है, लेकिन उसमें जो है जिस जॉनर का है वही चीजें सारी होंगी, उसमें मिक्स नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक चीज है, समझिए जब नीरजा फिल्म आई थी तो नीरजा फिल्म को एक सीरियस नोट दिया गया, तो उस नोट को मेंटेन किया गया, उसमें बीच में कॉमेडी या बीच में हल्का करने का प्रसंग नहीं जोड़ा गया। तो एक राइटिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है कि आप जो जॉनर जो जिसमें घुसते हैं उसको आप मेंटेन कीजिए। पहले ये स्थिति नहीं थी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं या कहता हूं, इसलिए भी नहीं कहूंगा कि मैं राइटर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं, राइटर का पक्ष लेता हूं, बल्कि इसलिए भी कहूंगा कि आज की फिल्में जो है पहले से बेहतर हुई है, मेकिंग के लेवल पे भी, सोचने के लेवल पे भी। जो राजकुमार हिरानी ने जिस तरह की फिल्में बनाई, सुभाष कपूर ने जिस तरह की फिल्में बनाई, या और भी कई सारी फिल्में आई जिसमें मेन स्ट्रीम में जो मूल जो कहानी रही, उस कहानी में हास्य व्यंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म बनी, उसको हास्य व्यंग फिल्म नहीं कर सकते, लेकिन जो जोकर की भूमिका, जो मैं विदूषक की बात कर रहा था कि विदूषक को आप मानते हैं कि ये कॉमेडी निकालेगा हर हाल में, लेकिन उसके जीवन में कितना दुख है, मेरा नाम जोकर वो प्रेजेंट किया गया। तो बड़ा गंभीर तरीके से हमारे समाज के, हमारे हिंदी सिनेमा के लेखकों ने, निर्देशकों ने लिया कॉमेडी को हल्के स्तर पे नहीं लिया। वो चाहे वो आप किशोर कुमार की बात करें या असित सेन का जो पूरा ट्रैक चलता है, या देवर वर्मा का जो पूरा ट्रैक चलता है, या जिस तरह से IS जौहर और महमूद का दौर, जॉनी वॉकर का दौर था, और आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, समझिए कि नए दौर में तो संजय दत्त जैसे व्यक्ति से इतनी अच्छी कॉमेडी करा लेते हैं राजकुमार हिरानी, तो बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय दत्त एक कॉमेडी एक्टर नहीं है। आप गोविंदा से कॉमेडी करा लोगे बड़ा आसान है, लेकिन संजय दत्त से कॉमेडी कराओगे बड़ा आसान नहीं है। लेकिन संजय दत्त गोविंदा को लेकर के फिल्म बनाते हैं, अगर ये डेविड धवन या समझिए अभिषेक, ये जो अक्षय कुमार को लेकर के जिस तरह से कॉमेडी बना लेते हैं, तो वो कॉमेडी इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें सटायर का पुट है। सटायर का पुट, आप समझिए वही वाली फिल्म जो है जिसमें वो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, आप देखिए कैसी फिल्म, उसमें कॉमेडी और सटायर दोनों मिला हुआ है। अगर सटायर हटा दीजिएगा तो चौपट हो जाएगी फिल्म। इवन जो LLB की बात कही, वो वाली क्या नाम मैं भूल गया, क्या LLB, जॉनी LLB, हाँ जॉनी LLB, उसमें सटायर की बात अगर नहीं करेंगे
तो मजा नहीं आएगा। वो जज जिस तरह से आके बैठ जाता है, लो भाई मैं भी धरना पे बैठ जाता हूँ, या जज का जिस तरह से किरदार गढ़ा गया, वो अगर सटायरिकल अब बोले कि नहीं जज को आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये आप खराब कर रहे हो, तो फिर सिनेमा खत्म हो जाता है। और लेखन जो है वो मूलतः तभी बढ़िया होगा जब उसको फ्री स्पेस दो, उसको अगर गर्व वाले फ्रेम में, देशभक्ति वाले फ्रेम में, धर्म वाले फ्रेम में बांधोगे। जैसे मैं कहूँ कि धर्म पे इतने मैंने चुटकुले देखे हनुमान जी को लेकर के, या राम जी को लेकर के, या फलाना जी को लेकर के, कि पूछिए मत, और आप जो है हंसते हैं। लेकिन आज आप उस तरह के चुटकुले भेजिएगा तो पिटाई हो जाएगी। सरदार जी को लेकर के इतने चुटकुले होते थे कि पूछिए मत, आज अगर करिएगा तो एक समुदाय विशेष पे आप हमला कर रहे हैं। आज चुटकुले ज्यादा चल रहे हैं पत्नियों को लेकर के, बीवियों को लेकर के। क्यों? क्योंकि समाज आपका जो लीड कर रहे हैं उसमें स्त्री की स्थिति वही रखी गई। वो एक जो है जेंडर बायस्ड लोग हैं, उसको लगता है कि सेक्स ही जो है कॉमेडी का सबसे बड़ा आधार हो सकता है। तो ऐसे दौर में जब जो दौर जो होता है, जो कट्टरपंथियों का दौर होता है ना, उस दौर में मुझे लगता है अच्छा हास्य व्यंग्य लिखना बड़ा डिफिकल्ट है और रिस्की है। और हमें लगता है कि हिंदी सिनेमा हमारा बहुत रिस्क लेने वाली पोजीशन में कभी नहीं रहता। धन्यवाद अजय जी। आपकी अंतिम टिप्पणी, कार्यक्रम के हम अंतिम हिस्से में आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपकी अंतिम टिप्पणी पर जो है मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूं। आप बताएं कि ये जो धनंजय ने अभी कहा कि हिंदी सिनेमा जो है जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, उसके चलते शायद ये संभव नहीं है कि हमें स्तरीय हास्य फिल्में दे सकें। जो आपने पुअर्ता वाली बात कही, शायद वो भी जो है उसका भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं, क्योंकि उसमें भी आपको जिस तरह के कैरेक्टर्स बना करके जिस तरह से हंसी क्रिएट करनी पड़ती थी, वो शायद वो भी आज के जमाने में बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जगह जगह हर चीज पर जो है वो मतलब कहना चाहिए अभिव्यक्ति पर पहरा है। आपको बहुत ज्यादा अपने आप को देखभाल करके जो है वो जोक्स निकालने पड़ेंगे या उस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, क्रिएटिविटी तो पूरी संभावनाओं का विषय है और हमेशा ये संभावना बनी रहेगी कि कल को बेहतर कहने वाले आएंगे, कल को बेहतर सुनने वाले आएंगे और उसकी संभावना बनी रहेगी। फिलहाल जो मैंने देखा और जो समझ में आ रहा था उस पर मैंने बात की कि भाई अभी कॉमेडी नहीं दिख रही है मुझे, और शायद इसलिए नहीं दिख रही है कि समाज जिन विद्वताओं में जा रहा है और जैसे असहिष्णु हो गए हैं हम, जिस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, और खास करके राजनीतिक सत्ता जैसी है वहां सचमुच दिक्कतें हैं। लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि हम खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, खुलकर वैसे किरदारों को नहीं रच पा रहे हैं, जबकि जिंदगी में ऐसे किरदार मौजूद हैं। मैं पिछले 10 दिनों से बिहार में घूम रहा हूँ, बसों में चल रहा हूँ, एकदम नॉन एसी बसों में चल रहा हूँ जहाँ रेगुलर पैसेंजर मुझे मिल रहे हैं, और उनकी जो आपस की बातचीत होती है उसमें जो लतीफे सुनने को मुझे मिल रहे हैं, हंसी आ जाती है बैठे बैठे, जिनका मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, मैं अकेला यात्री हूँ, लेकिन उनके आपस की गपशप सुन करके, और बहुत पॉलिटिकल हैं वो लोग, आपस में बातचीत करते हुए, कंडक्टर से मजाक करते हुए या ड्राइवर से बात करते हुए या आपस में एक दूसरे से ही बात करते हुए सुन के मैं दंग रह जाता हूँ कि ये चीजें क्यों नहीं हमारे लिटरेचर में आ रही है, क्यों नहीं सिनेमा में आ रहा है, क्यों नहीं किरदारों में आ रहा है। जबकि जीवन से हास्य नहीं जाएगा, जीवन से व्यंग्य नहीं जाएगा, हम व्यंग्य करने से चूकते नहीं है। आज आपको थोड़ी देर होगी कहीं पहुंचने में तो हम व्यंग्य में ही पूछेंगे, क्यों भैया याद नहीं रहा आपको? मतलब हमारे जीवन से हास्य व्यंग्य नहीं जाएगा। लेकिन फिल्मों में जब एक कहानी बनाने की बात होती है, जब एक किरदार बनाने की बात होती है, जब एक संश्लिष्ट कहानी लेकर आने की बात होती है, उसमें हम कहीं चूक रहे हैं या हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही 2 बातें हो सकती हैं। अन्यथा उम्मीद रखें हम, और उम्मीद भी इस बात की रखें कि कल को मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि एक वेब सीरीज आएगी या एक स्टैंड अप कॉमेडी ही सीरीज के तौर पर आएगी। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसा महत्वपूर्ण निकल के आएगा, जैसे विदेशों में चलन है। बड़े-बड़े चैनल उनको हायर करते हैं कि भाई आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी लेकर मेरे यहाँ आइए। कल को नेटफ्लिक्स, अमेज़न या कोई भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ऐसे कॉमेडियन को लेके आ सकता है जो पॉलिटिकल भी हो, जो सोशल एनालिसिस भी करता हो और जो इस तरीके के हास्य व्यंग्य लेते हुए अपना परिहास भी कर सकता हो। जी धनंजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमें कार्यक्रम खत्म करना। जी देखिए, पाकिस्तानी 2 शो का जिक्र कर देना चाहता हूँ, एक बकरा किस्तों पर और एक लूज टॉक। आप देखिए उन दोनों में गौर कीजिएगा तो उसमें सटायर एकदम इम्पोर्टेंट है
और वो कंटेम्परेरी चीजों को लेकर के होता है। तो आज चूंकि हम उस तरीके की चीजें बात नहीं कर सकते, इसलिए संकट ज्यादा गहरा हो जाता है। जी जी, आप जो कह रहे हैं अंततः वही निष्कर्ष निकल रहा है इस चर्चा का कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, यानी जो आज आज जिस तरह की राजनीति से हम घिरे हुए हैं या जिस तरह की राजनीति के दौर में हम चल रहे हैं, समाज हमारा और हमारी राजनीति, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके चलते शायद हास्य की जगह व्यंग की जगह फिल्मों में भी कम होती जा रही है। इसलिए हमको अच्छी स्तरीय हास्य फिल्में शायद देखने को नहीं मिल रही है। ये बहुत दिलचस्प एक दृष्टिकोण निकल कर आया है, मगर शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। इसी मोड़ पर हम आज अपनी बातचीत को खत्म करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए और इस चर्चा को बहुत सार्थक बनाने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको बहुत सब्र के साथ देखा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा से जुड़े किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।